हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण गौड़। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहे थे हम। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम डिफरेंट थ्योरीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पेवलोव की लर्निंग थ्योरी के बारे में बात की थी और लर्निंग थ्योरी के इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से एक लर्निंग थ्योरी को लेकर आए हैं और आज हम B.F. स्किनर की लर्निंग थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। B.F. स्किनर अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। B.F. स्किनर ने जिस थ्योरी को आज हम चर्चा करेंगे वह थ्योरी 1948 में दी थी। चलिए थ्योरी के बारे में बात करते हैं। थ्योरी से पहले स्किनर ने सीखने के दो प्रकार बताए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है प्रतिवादी अनुक्रिया यानी कि रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स और दूसरा प्रकार है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया यानी कि ऑपरेंट रेस्पॉन्स। प्रतिवादी अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जिसमें उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस स्पष्ट हो, क्लियर हो, और अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स इनवॉलेंट्री हो, मतलब अनैच्छिक हो। तो प्रतिवादी अनुक्रिया कौन सी अनुक्रिया है? जिसमें स्टिमुलस स्पष्ट है, क्लियर है तथा रेस्पॉन्स इनवॉलेंट्री है। पेवलोव के प्रयोग में आपने देखा होगा कि कुत्ते द्वारा भोजन को देखकर लार का आना एक प्रतिवादी अनुक्रिया है, क्योंकि इसमें उद्दीपन यानी कि भोजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वहीं रेस्पॉन्स भी इनवॉलेंट्री है। चलिए क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक अस्पष्ट, ध्यान रखना, प्रतिवादी अनुक्रिया में उद्दीपन क्या था? स्पष्ट, और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में उद्दीपन क्या है? अस्पष्ट। तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया कहा जाता है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब इसका उद्दीपन क्लियर नहीं होता, तथा जिसका स्वरूप ऐच्छिक यानी कि वॉलेंटरी होता है, मतलब व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वह रेस्पॉन्स दे या नहीं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे टहलना पूरी तरीके से वॉलेंटरी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप टहलना चाहें या नहीं। दूसरा उदाहरण है बातचीत करना, कम्युनिकेशन आप जब ही करते हैं आप खुद का मन हो या आप जब चाहते हैं, तो ये भी एक वॉलेंटरी क्रिया है। अगर हम स्किनर की थ्योरी के बारे में बात करें तो स्किनर की थ्योरी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया पर ही आधारित है, यानी कि ऑपरेंट रेस्पॉन्स पर ही आधारित है। अब ये आप कहेंगे कि स्किनर की थ्योरी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया पर क्यों आधारित है, तो वह आप स्किनर के एक प्रयोग के बाद खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो थ्योरी रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स पर आधारित है यानी कि प्रतिवादी अनुक्रिया पर आधारित है उसे टाइप एस कंडीशनिंग कहते हैं। तो पेवलोव की थ्योरी को क्या कहेंगे? टाइप एस कंडीशनिंग। वहीं दूसरी ओर जो थ्योरी ऑपरेंट रेस्पॉन्स पर आधारित है उसे टाइप आर कंडीशनिंग कहते हैं। तो स्किनर की थ्योरी को क्या कहेंगे? टाइप आर कंडीशनिंग। स्किनर के सीखने के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और एक एक पॉइंट को चर्चा करते हैं। तो स्किनर का सिद्धांत जो है वह साधनात्मक अनुबंधन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है, और साधनात्मक अनुबंधन को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत से पूर्व कई सारे प्रयोग किए, जिसमें कबूतरों पर, चूहों पर, मनुष्यों पर फेमस कई प्रयोग किए, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रयोग था वह था चूहे का प्रयोग। चलिए तो स्किनर का चूहे पर प्रयोग को पढ़ते हैं। क्या किया स्किनर ने चूहे के प्रयोग में? स्किनर ने क्या किया कि एक चूहे को एक साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया, और उस बॉक्स में एक लीवर था। उस लीवर को दबाने से या आप कह सकते हैं एक नॉब थी, उस नॉब को दबाने से क्या होता था कि भोजन गोलियों के रूप में बॉक्स में अंदर आ जाता था। चूहे को तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, कोई नॉब है जिसको दबाने से भोजन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। जब चूहे को बंद किया गया तो चूहा क्या कर रहा था? चूहा वही कर रहा था जो वो करता है, इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है, ज़मीन को सूंघ रहा है और दांतों से काटने का प्रयास कर रहा है, जैसे चूहे करते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है कि वह उस नॉब के पास पहुंच जाता है, और नॉब के पास पहुंच जाता है तो नॉब के आसपास इधर उधर टहलता है, कूदता है, और टहलने कूदने के चक्कर में ही वह नॉब को दबा देता है। और जब नॉब दब जाता है तो भोजन भी गोलियों के रूप में अंदर आ जाता है, और जब भोजन अंदर आ जाता है तो वह भोजन को ग्रहण कर लेता है। इस तरह चूहे को एक अंदाज लग गया कि यहाँ पर उछल कूद करने से उसे भोजन प्राप्त हो जाएगा। बाद के प्रयासों में देखा गया कि जब चूहे को फिर से उस बॉक्स में बंद किया गया तो चूहे ने इधर उधर टहलना,
उसको फर्श को दांतों से काटना, ये सब कम किया, तथा वह उस नौव के पास पहुंचा और उसे दबाया और भोजन प्राप्त किया। तथा कुछ और प्रयासों के बाद यह देखा गया कि जब चूहे को बंद किया गया तो वह सीधा उस नौव के पास पहुंचा और उसे दबाया और भोजन प्राप्त किया गया। तो इस प्रयोग में स्किनर ने क्या बताया है कि चूहा किस तरीके से बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीखता है। तो इसी प्रयोग के आधार पर स्किनर ने अपना सीखने का सिद्धांत दिया। तो ये तो हो गया स्किनर का चूहे पर किया गया प्रयोग। स्किनर के सीखने के सिद्धांत की कुछ महत्वता भी है, और वो महत्वता क्या है चर्चा करते हैं। जो पहली इम्पोर्टेंस है वह यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार कक्षा में अध्यापन से पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। स्किनर कहते हैं कि जब भी टीचर लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करे तो वह क्लास में जो उसके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पहले से ही परिभाषित कर ले, डिफाइन कर ले कि उसे इस क्लास को पढ़ाने के बाद किन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करना है। तो उससे क्या होगा कि जब वह ये ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली परिभाषित कर लेगा तो जो उसके प्रयास हैं टीचिंग के उसमें क्या कमी रही तथा क्या अच्छाई रही उसे यह भी पता चल जाएगा। क्योंकि जब वह गोल या ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित कर लेगा और वह देखेगा कि बच्चे उस जो उसने ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किया है उस लेवल तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। जब पहुँचे हैं तो वह सेटिस्फाई होगा, और नहीं पहुँचे तो वह दोबारा से लर्निंग प्रोसेस में कुछ चेंज करके फिर से बच्चों को उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है छात्रों को स्वयं द्वारा किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्किनर कहते हैं कि जब शिक्षक छात्रों को किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को स्वयं करने के लिए इनकरेज करते हैं या रिइंफोर्स करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि छात्र उस कार्य को ज़्यादा मन से करते हैं और वह टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में या कहें टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि जब वह उस छात्र को अच्छी तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो छात्र भी उन्हें कहीं कम नहीं दिखाना चाहता, वह भी यह चाहता है कि वह उस कार्य को जल्दी से जल्दी करे और इसी प्रक्रिया में छात्र उस चीज़ को या जिस कार्य को वह कर रहा है उस कार्य को जल्दी से करना सीख जाता है। तो स्किनर के अनुसार यही है कि छात्रों को किसी कार्य को स्वयं से करना चाहिए, मतलब उन्हें मौका देना चाहिए कि वह स्वयं से किसी कार्य को करें जिससे वह उस कार्य को करना जल्दी सीख जाएं। स्किनर ने बाह्य पुनर्बलन यानी कि एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट पर अधिक बल दिया। स्किनर के अनुसार शिक्षक को एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट पर अधिक एम्फोसिस करना चाहिए। मतलब छात्र जैसे कोई अच्छी अनुक्रिया करता है, कोई सही आंसर देता है तो उसे शाबाशी दें या उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहें या उसे कुछ अच्छा काम करने पर उसे कुछ इनाम दें। इस तरीके से उसे एक्सटर्नली रीइंफोर्स करते रहें जिससे छात्र की जो लर्निंग कैपेसिटी है वह बढ़ती रहे। चौथा पॉइंट है कि छात्रों को शुरुआत में प्रत्येक सही अनुक्रियावाद पुनर्बलन देना चाहिए तथा बाद में आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। स्किनर ने कहा है कि जब शिक्षक किसी पाठ की शुरुआत करें तो शुरुआत में वह कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट दें, मतलब कंटिन्यू रीइंफोर्स करते रहें बच्चों को सही क्वेश्चन के आधार पर। वहीं बाद में वह पाठ के बाद में रीइंफोर्समेंट का प्रयोग एक इंटरवल के बाद करें, यानी कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद बच्चों को रीइंफोर्स करें। जिससे क्या होगा कि रीइंफोर्समेंट अगर आप लगातार करेंगे तो उस रीइंफोर्समेंट की भी वैल्यू कम हो जाती है, और आप अगर रीइंफोर्समेंट एक इंटरवल के बाद करेंगे तो बच्चा उस रीइंफोर्समेंट को फिर से, मतलब जो आप प्रोत्साहन में जो वर्ड आपने बोले हैं बच्चा उन वर्ड्स को फिर से सुनना चाहेगा, मतलब ऐसे काम करना चाहेगा, आप फिर से उन वर्ड्स को कहें और इस प्रक्रिया में वह जल्दी से किसी कार्य को करना सीख जाता है और अधिक मन से उस पाठ को पढ़ेगा। यह सिद्धांत दंड का विरोध करता है। स्किनर ने अपने इस सिद्धांत में दंड की कोई जगह नहीं बताई है।
सभी सिद्धांतों के अनुरूप इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं और उन कमियां को एक एक करके चर्चा करते हैं। क्या कमियां हैं स्किनर के सिद्धांत में? तो पहली जो कमी साइकोलॉजिस्ट ने जो बताई है, पहली कमी यह है कि स्किनर ने सीखने में सिर्फ उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस और उसके प्रति व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया पर बल डाला है। यानी कि आपने भी सिद्धांत पढ़ा अभी, स्किनर ने केवल स्टिमुलस और रेस्पॉन्स इन्हीं दोनों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीखने में केवल स्टिमुलस और रेस्पॉन्स यही दोनों चीज़ें मुख्य होती हैं, बल्कि सीखने में और भी चीज़ें महत्व रखती हैं। जैसे छात्र का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जब छात्र कक्षा में बैठा है तो वह क्या सोच रहा है, वह किसी परेशानी में है, क्या वह मेंटली रूप से उस चीज़ को लर्निंग करने के लिए तैयार है, या उसका रेपो टीचर से कैसा है, क्या वह टीचर को पसंद करता है, या जो टॉपिक चल रहा है क्या वह उसका पसंदीदा टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है जो उस छात्र को पसंद है तो वह अधिक मन से पढ़ेगा और उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी। या कोई ऐसा टीचर है जो उस छात्र को पसंद है, उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, तो उस क्लास को भी छात्र अधिक मन से पढ़ेगा और उसकी लर्निंग भी जल्दी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लर्निंग के लिए, न कि केवल उद्दीपन है और उसके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जो दूसरी लिमिटेशन है वह यह है कि स्किनर के सिद्धांत में दंड की कोई जगह नहीं है। स्किनर का सिद्धांत अगर कहें तो आज के सिनेरियो के हिसाब से है, क्योंकि आज के सिनेरियो में भी दंड की कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट का यह कहना था कि अगर दंड नहीं होगा तो छात्र उतने प्रभावशाली तरीके से नहीं सीखेंगे तथा उनमें सीखने के प्रति कोई डर नहीं होगा। और वहीं अगर दंड होगा तो छात्रों में डर होगा और वह उस चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से सीख पाएंगे। जो तीसरी लिमिटेशन है वह यह है कि स्किनर ने सिर्फ एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट पर बात कही है, आंतरिक पुनर्वलन की कोई बात नहीं कही है स्किनर ने। जबकि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब छात्र स्वतः ही किसी चीज़ को पुनर्वलित होके या खुद ही किसी चीज़ को मन से करता है तो उस चीज़ को या उस जो टॉपिक है उसको वह जल्दी सीखता है, बल्कि उस चीज़ को या टॉपिक को ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से करता है। मतलब जब वह आंतरिक रूप से अप्रेरित होता है, जब छात्र सोच लेता है कि उसे 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद यह अचीवमेंट गेन करना है या इस लेवल पर पहुंचना है, तो वह जब आंतरिक रूप से अप्रेरित होता है तो वह स्वतः ही पढ़ता है, स्वतः ही वह उसे एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट अगर आप देंगे तो भी अच्छा है, अगर नहीं देंगे तो वह बहुत ज़्यादा उसी के लिए प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि वह इंटरनली रीइंफोर्स है। लेकिन स्किनर ने केवल एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट की बात कही है। स्किनर ने इंटरनल रीइंफोर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो ये थी कुछ सीमाएं स्किनर के सिद्धांत की। स्किनर के सिद्धांत में एक टेक्निक है, वह है शेपिंग की। स्किनर ने शेपिंग प्रविधि की बात कही, यानी कि शेपिंग क्या है? एक टेक्निक। शेपिंग प्रविधि में क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार किसी खास लक्ष्य की तरफ पुनर्वलन के आधार पर ले जाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्किनर के इस प्रयोग में, जिसमें चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ने पर वह लीवर के पास सीधे जाकर उसे दबाना नहीं सीख लेता था, जबकि बल्कि प्रयोगकर्ता लीवर के पास आने पर पहले भोजन की गोलियां देते थे, फिर लीवर को मात्र छूने पर भोजन देते थे। पहले क्या करते थे कि लीवर को दबाने में भोजन दे रहे हैं, और बाद की जो प्रयासों में चूहा केवल वहाँ पर लीवर के पास पहुँच जाता था तो भी वह भोजन देते थे। तो इस प्रकार उन्होंने चूहे के जो व्यवहार को एक सर्टेन डायरेक्शन में शेप किया और पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्स के आधार पर वह एक खास लक्ष्य की तरफ चूहे को ले जाते हैं। तो यह हो गई शेपिंग टेक्निक। शेपिंग टेक्निक वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बार सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि शेपिंग टेक्निक का सिद्धांत किसने दिया, या शेपिंग टेक्निक के बारे में किसने बात की।
तो आप इसे याद रख सकते हैं कि शेपिंग टेक्निक के बारे में स्किनर ने अपने सिद्धांत में बात कही। या शेपिंग टेक्निक में क्या होता है कि व्यवहार को एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाया जाता है रीइंफोर्समेंट के आधार पर। शेपिंग विधि का एक नाम और है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि शेपिंग विधि को किस नाम से और जाना जाता है। तो शेपिंग विधि को मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यानी कि क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, और इस चैनल को और वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।